नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस और आरआरबी से रिलेटेड टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं और यह टेस्ट सीरीज जो है फुल टेस्ट सीरीज है और इस टेस्ट सीरीज में आने वाले यूपी पीसीएस और आरआरबी एग्जाम के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं और इस टेस्ट सीरीज से हम लोगों ने 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, और इस टेस्ट सीरीज को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जो कि लिंक व्हाट्सएप या टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? संस्था, स्थापना वर्ष। ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। इसकी स्थापना जो 1944 में हुई थी, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित है। ओके, और अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो 1960 ईस्वी में हुई थी, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो भी सही सुमेलित हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी आईएफसी की स्थापना जो है वर्ष 1965 में हुई थी, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो भी सही सुमेलित है। ओके, और बहुपक्षीय विनियोग गारंटी संस्था की स्थापना जो वर्ष 1988 में हुई थी, ना कि 1978 में। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, बहुपक्षीय विनियोग गारंटी संस्था की स्थापना। ओके, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और बहुपक्षीय विनियोग गारंटी संस्था जो एक गैर व्यापारिक जोखिम हेतु निवेश गारंटी का कार्य करती है। ओके, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 को प्रारंभ की गई। और दूसरा कथन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण इस योजना की क्रियान्वयन एजेंसी है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है वो 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ की गई है। ओके, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण इस योजना की क्रियान्वयन एजेंसी है। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष प्रति परिवार जो है 5 लाख रुपए का कवरेज प्रदान किया गया है। इस प्रकार दोनों कथन जो सही है, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस दक्षिण एशिया देश का जनघनत्व सबसे अधिक है? ऑप्शन है मालदीव, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है श्रीलंका और ऑप्शन डी है बांग्लादेश। 2022 के आंकड़ों के अनुसार मालदीव का जनघनत्व जो है वो 1746 है, जबकि बांग्लादेश का 1315 और श्रीलंका का जो 348 और पाकिस्तान का 306 है। तो इस प्रकार जो मालदीव है वो दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। मालदीव का जनघनत्व जो 1746 है, 1746 जनगणत है और बांग्लादेश का जो 1315 जनगणत्व है और श्रीलंका का 348 और पाकिस्तान का 306 जनगणत्व है। तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश वर्तमान में लौह अयस्क का शीर्ष उत्पादक देश है? नवीनतम आंकड़ों के अनुसार लौह अयस्क का शीर्ष उत्पादक राज्य जो है उत्पादक देश जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद क्रमशः चीन, ब्राजील और भारत का स्थान आता है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। लौह अयस्क का उत्पादक शीर्ष उत्पादक देश जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद चीन है, फिर उसके बाद ब्राजील है, फिर उसके बाद भारत का स्थान है। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है कृषि निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात की हिस्सेदारी 2022-23 से बढ़कर 25.6% हो गई है। और दूसरा कथन है कुल पंजीकृत या संगठित क्षेत्र में 12.22% रोजगार के साथ खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र संगठित विनिर्माण क्षेत्र में सबसे बड़े रोजगार प्रदाताओं में से एक है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भारत में तेजी से उभरता हुआ क्षेत्र है और 2023 के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो तेजी से बढ़ा है और कृषि निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात में हिस्सेदारी जो है 2014-15 में जो है 13.7% थी, वहीं 2022-23 में बढ़कर 25.6% हो गई है। वहीं दूसरी तरफ कुल पंजीकृत या संगठित क्षेत्रों में 12.22% रोजगार के साथ खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र संगठित विनिर्माण क्षेत्र में सबसे बड़े रोजगार प्रदाताओं में से एक है। इस प्रकार प्रश्नगत दिए गए दोनों कथन जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के संबंध में सत्य है।
तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को अंधेरे का हार्मोन्स कहते हैं? ऑप्शन ए वैसोप्रेसिन, ऑप्शन बी है थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी है मेलाटोनिन और ऑप्शन डी है एड्रीनेलिन। मेलाटोनिन हार्मोन जो पीनियल ग्लैंड से निकलता है, इसका स्राव प्रकाश में नहीं होता है, पर किंतु जो है जैसे जैसे शाम होती है इसका स्राव जो है आरंभ हो जाता है, अतः इसे रात का हार्मोन्स या अंधेरे का हार्मोन्स भी कहते हैं। यह निद्रा तथा जागने की क्रिया को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स होता है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। मेलाटोनिन जो है वो निद्रा तथा जागने की क्रिया को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स होता है और इसे अंधेरे का हार्मोन्स या रात का हार्मोन्स भी कहते हैं इसको, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में नगरीकरण के प्रतिशत में ऑप्शन ए 3.84% की वृद्धि दर्ज की गई, ऑप्शन बी है 3.84% की कमी दर्ज की गई, ऑप्शन सी है 3.29% की वृद्धि दर्ज की गई और ऑप्शन डी है 3.29% की कमी दर्ज की गई है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में नगरीकरण के प्रतिशत में 3.29% की जो वृद्धि दर्ज की गई है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। भारत में नगरीकरण में प्रतिशत में 3.29% की जो वृद्धि दर्ज की गई है, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में रोग और सूची 2 में कारण। अर्थराइटिस, अर्थराइटिस रोग जो है यूरिक अम्ल के जमाव के कारण होता है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो 4 से सुमेलित हो जाएगा। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी जो है वो विषाणुओं के कारण होती है, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो 1 से सुमेलित हो जाएगा। पीला बुखार नामक बीमारी जो एडिज एजाप्टी मच्छर के कारण होता है, तो इसका जो सी है वो 2 से सुमेलित हो जाएगा। और हीमोफीलिया नामक बीमारी जो आनुवांशिक रोग के कारण होता है, तो इसका जो डी है वो 3 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 4 1 2 3, 4 1 2 3, तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए बहु बेगम मकबरा, बहु बेगम मकबरा जो है वो फैजाबाद में स्थित है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित है। ओके, और सराबी प्रपात जो हो चित्रकूट में स्थित है, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो भी सही सुमेलित है। लखनौती किला जो हो सहारनपुर में स्थित है, ना कि मुजफ्फरनगर में। लखनौती किला जो हो सहारनपुर में स्थित है। ओके, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। और शेष कथन जो हो शेष जो है वो और सभी वो सुमेलित है, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पाचक रसों में से कौन सा एक अम्लीय होता है? ऑप्शन ए आंतरिक रस, ऑप्शन बी है पित्त रस, ऑप्शन सी है जठर रस और ऑप्शन डी है अग्नाशय रस। जठर रस जो अमाशय में बनता है और यह जो अम्लीय होता है, जो भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। जठर रस जो अम्लीय रस होता है, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर विचार कीजिए, खाद्य संसाधन क्षेत्र और जिला। पहला है कजराहट, कजराहट जो सोनभद्र में खनिज संसाधन क्षेत्र है, तो इसका जो ऑप्शन है वो सही सुमेलित है। ओके, और शंकरगढ़, शंकरगढ़ जो प्रयागराज में शंकरगढ़ खनिज संसाधन क्षेत्र स्थित है, तो इसका जो ऑप्शन 2 है वो भी सही हो जाएगा। कथन 2 जो है वो भी सही हो जाएगा। ओके, और सोनराई क्षेत्र जो है वो ललितपुर का खनिज क्षेत्र है, तो इसका जो कथन 3 है वो भी सही सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें सभी कथन जो सही सुमेलित है, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्टियोपोरोसिस रोग की पहचान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक परीक्षण किया जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस रोग की पहचान के लिए बोन मिनरल्स डेंसिटी यानी बीएमडी का टेस्ट किया जाता है। ओके, बीएमडी का फुल फॉर्म जो हो वो बोन मिनरल्स डेंसिटी है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होगा, यह वर्णित है। अनुच्छेद 164 में यह वर्णित है कि राज्य विधानसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का जो है सामूहिक उत्तरदायित्व होगा, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को कहते हैं? आकाशीय पिंडों को अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को जो एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रशासनिक अधिकरण के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? पहला है, इसके गठन का अधिकार जो राष्ट्रपति को है। दूसरा कथन है, इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष और 65 वर्ष होता है। प्रशासनिक अधिकरण के गठन का अधिकार जो संसद को, वो अनुच्छेद 323 का के अंतर्गत, ओके, अनुच्छेद 323 का के द्वारा प्रशासनिक अधिकरण के गठन का अधिकार जो संसद को है, ना कि राष्ट्रपति को, इसको संसद को है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। और इसके अध्यक्ष का कार्यकाल जो 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा इसमें। तो इसमें केवल 2 सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद दास्ता नामक क्रांतिकारी संगठन का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? आजाद दास्ता नामक क्रांतिकारी संगठन का संबंध जो भारत छोड़ो आंदोलन से था। इसका गठन जो जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था और इसके सदस्यों को छापामार युद्ध का प्रशिक्षण दिया जाता था। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। आजाद दास्ता जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन क्रांतिकारी से संबंधित था और इसका स्थापना जो जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था और इसके सदस्यों को छापामार युद्ध का प्रशिक्षण दिया जाता था। तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? ऑप्शन ए कर से संबंधित उपबंध, ऑप्शन बी ऋण से संबंधित उपबंध, ऑप्शन सी जुर्माना या अर्थदंड से संबंधित उपबंध और ऑप्शन डी संचित निधि से संबंधित उपबंध। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा में कर, उधार और संचित निधि से संबंधित उपबंध जो है वो शामिल है, जबकि जुर्माना या अर्थदंड से संबंधित उपबंध जो है वो धन विधेयक के उपबंध में शामिल नहीं है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक इतिहासकार ने भारत छोड़ो आंदोलन को एक स्वतः परिवर्तित क्रांति के रूप में वर्णित किया है? एच.जी. हचिंस ने भारत छोड़ो आंदोलन को एक स्वतः परिवर्तित क्रांति के रूप में वर्णित किया है, जिसमें नेतृत्व जो है स्वयं भारत की जनता कर रही थी, जिसमें नेतृत्व जो है स्वयं भारत की जनता कर रही थी, ऐसा कहा। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध कारागंडा बेसिन अवस्थित है। विश्व में कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध कारागंडा बेसिन जो है वो कजाकिस्तान में अवस्थित है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, कावेरी एकमात्र प्रायद्वीपीय नदी है जिसमें वर्ष भर जल प्रवाह बना रहता है, और कारण आर में कहा जा रहा है कि कावेरी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून से तथा निचले जलग्रहण क्षेत्र से उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कावेरी एकमात्र प्रायद्वीपीय नदी है जिसमें वर्ष भर जो जल प्रवाह बना रहता है, क्योंकि कावेरी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून से तथा निचले जलग्रहण क्षेत्र से उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। इसमें कथन और कारण जो है वो दोनों सही है और कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण भी है। तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, वर्ष 2001 से 11 के दशक में उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता में 15% की वृद्धि हुई है। और दूसरा कथन है, उत्तर प्रदेश में शिशु लिंग अनुपात 912 है। सत्य कथन चुने। उत्तर प्रदेश में शिशु लिंग अनुपात जो है वो 902 है, ना कि 912 है। शिशु लिंग अनुपात जो है 902 है। तो इसका जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। जबकि वर्ष 2001 से 11 के दशक में उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता में 15% की वृद्धि हुई है। तो इसका जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही हो, तो ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थित निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों का पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम है। पश्चिम से पूरब की तरफ इस्पात संयंत्रों का सही क्रम जो हो, सबसे पश्चिम में भिलाई जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। सबसे पश्चिम में भिलाई इस्पात संयंत्र है जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। फिर उसके बाद राउरकेला जो उड़ीसा में स्थित है। फिर उसके बाद जमशेदपुर झारखंड में स्थित जो है, और दुर्गापुर जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित इस्पात संयंत्र है। तो इसका जो सबसे पश्चिम में भिलाई, फिर राउरकेला, फिर जमशेदपुर, फिर दुर्गापुर है। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में पुस्तक या पत्रिका और सूची 2 में लेखक या प्रकाशक। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट
द इंडियन सोशियोलॉजिक पुस्तक के लेखक जो थे वो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। तो इसका जो ऑप्शन है वो 1 से सम्मिलित हो जाएगा। ओके। और अनाहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक जो थे वो डॉक्टर अम्बेडकर थे। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो 2 से सम्मिलित हो जाएगा। और इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो 3 से सम्मिलित हो जाएगा। और इंडियन स्ट्रगल के लेखक जो थे वो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक जो थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। तो इसका डी का 4 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 1 2 3 4 इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रलिखित में से कौन सा कार्यक्रम महिलाओं के मध्य शिक्षा के प्रोत्साहन को लक्षित है? ऑप्शन है राष्ट्रीय महिला कोष, ऑप्शन बी इंदिरा महिला योजना, ऑप्शन सी महिला समाख्या कार्यक्रम और ऑप्शन डी महिला समृद्धि योजना। महिला समाख्या प्रोग्राम जिसे एमएसपी के नाम से जानते हैं, महिलाओं के मध्य शिक्षा के प्रोत्साहन को लक्षित करते हुए वर्ष 1988 में प्रारंभ किया गया था। ओके। महिला समाख्या कार्यक्रम जो वर्ष 1988 में प्रारंभ किया गया था और महिलाओं के मध्य शिक्षा के प्रोत्साहन को लक्षित करते हुए इसको प्रारंभ किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है टंगस्टान सबसे उच्च गलनांक वाली धातु है और दूसरा कथन है पारा सबसे निम्न गलनांक वाली धातु है और तीसरा कथन है निष्क्रिय गैसों का गलनांक सबसे कम होता है। उपरोक्त में से सत्य कथन चुनें। टंगस्तान जो हो सबसे उच्च गलनांक वाला धातु है। तो इसका जो कथन एक है वो सही है। और पारा जो हो सबसे निम्न गलनांक वाला धातु है। तो इसका जो कथन 2 है वो भी सही है। ओके। और निष्क्रिय गैस का गलनांक जो सबसे कम होता है। तो इसका जो कथन 3 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें तीनों कथन जो प्रश्न का दिए गए तीनों कथन जो सत्य है। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाला लेन देन को भारत के किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में बंद कर दिया गया? हवाला लेन देन को भारत के फेमा अधिनियम के अंतर्गत जो भारत में बंद कर दिया गया है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। हवाला लेन देन को भारत के फेमा अधिनियम के अंतर्गत भारत में बंद कर दिया गया है। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलर फ्लाइंग बल निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है ज्वारीय बल, ऑप्शन बी पृथ्वी का घूर्णन, ऑप्शन सी है गुरुत्वाकर्षण और ऑप्शन डी पृथ्वी का परिक्रमण। पोलर फ्लाइंग बल वेनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार महाद्वीपों का विस्थापन जो 2 बलों के कारण होता है। पहला है पोलर या ध्रुवीय फ्लाइंग बल और दूसरा है ज्वारीय बल। पोलर या ध्रुवीय फ्लाइंग बल जो पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित होता है, जबकि ज्वारीय बल जो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से संबंधित है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। पोलर फ्लाइंग बल जो है वो पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित बल है। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था? सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का प्रारंभ जो वर्ष 1976 में प्रारंभ किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू परिवार के फलों का एक महत्वपूर्ण प्रदायक निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है विषुवतीय क्षेत्र, ऑप्शन बी है भूमध्य सागरीय क्षेत्र, ऑप्शन सी है मरुस्थल क्षेत्र और ऑप्शन डी है अल्पाद्र क्षेत्र। नींबू वंश के फलों का एक महत्वपूर्ण प्रदायक जो है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। नींबू जो है वो यानी खट्टे फलों का सबसे ज़्यादा खट्टे फल जो है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उगते हैं और यहीं पर जो वाइन की सबसे ज़्यादा वाइन भी बनता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो सिद्ध देश है, ओके, वहाँ वाइन और खट्टे फल का खेती की जाती है। तो इसमें ऑप्शन जो कथन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में बजट पारित होने की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, जिनमें से क्रमशः बजट की प्रस्तुति, आम चर्चा तथा भागी समितियों का जांच प्रथम 3 चरण है। निम्नलिखित दिए गए विकल्प में अगले 3 क्रमशः चरणों की पहचान करें। संसद में बजट पारित होने की जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं और वे हैं, सबसे पहले बजट का प्रस्तुतिकरण होगा, फिर आम चर्चा होगी उस पर, फिर विभागीय समितियों की द्वारा जांच की जाएगी, फिर उस पर अनुदान की मांग पर मतदान होगा और उसके बाद विनियोग विधेयक पारित करना होगा, फिर वृत्ति विधेयक पारित करना होगा। इस प्रकार बजट पारित होता है। तो इस प्रकार जो नेक्स्ट 3 चरण जो है वो अनुदान की मांग पर मतदान करना, फिर विनियोग विधेयक पारित करना, फिर वृत्ति विधेयक पारित करना होगा। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है
वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से ये करंट अफेयर चालू है, यहाँ से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चालू है जो यूपी पीसीएस और आरएआर के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए देखते हैं। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसे वर्ष 1958 में स्थापित किया गया था। और दूसरा कथन है, इसका आदर्श वाक्य वायम रक्षाम है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी को नई दिल्ली में अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया है। यह कार्यक्रम जो है इसके वर्ष 1977 में एक मामूली शुरुआत से लेकर समुद्र सुरक्षा में एक जबरदस्त फोरम बनाने तक की उल्लेखनीय यात्रा के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और भारतीय तटरक्षक बल का आदर्श वाक्य जो है वो व्यायाम रक्षामा है। तो इसका जो कथन 2 है वो सही है, जबकि कथन 1 जो है वो गलत हो जाएगा। इसे जो है वो वर्ष 1977 में स्थापित किया गया था, वर्ष 1977 में। ओके, तो इसका जो कथन 1 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल 2 सही है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए चीनी पर सब्सिडी की योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अंत्योदय अन्न योजना परिवार के लिए चीनी पर सब्सिडी की योजना जो और 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी मार्च 2026 तक इसको बढ़ा दिया गया है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत जो हो 2000 में की गई थी। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत जो है इसकी शुरुआत जो है वो 2000 में की गई थी। ओके, तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि को स्वीकृति दे दी थी? हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि को स्वीकृति दे दी है। और इसका उद्देश्य जो है निवेश को, विशेष रूप से बड़े निवेशकों में विश्वास बढ़ाकर विदेशी निवेश में बढ़ोतरी करना है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य द्विपक्षीय निवेश संधि को स्वीकृति दी है भारत ने। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने किस स्थान पर भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रोलाइजर एंड फ्यूल सेल्स आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का अनावरण किया है? 75वें गणतंत्र दिवस पर बिजली क्षेत्र के एक प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने ऋषिकेश में अपने कार्यालय परिसर में भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रोलाइजर एंड फ्यूल सेल्स आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का अनावरण किया है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन देशों के समूह को ट्रांस फैटी एसिड को खत्म करने के प्रयास पर पहली बार डब्ल्यूएचओ का पुरस्कार प्रदान किया है? हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ ने औद्योगिक रूप से उत्पादित और प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ट्रांस फैटी एसिड को खत्म करने के प्रयास पर पहली बार 5 देशों डेनमार्क, लुथियानिया, पोलैंड, सऊदी अरब और थाईलैंड को डब्ल्यूएचओ पुरस्कार प्रदान किया है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। डेनमार्क, लुथियानिया, पोलैंड, सऊदी अरब और थाईलैंड को डब्ल्यूएचओ पुरस्कार प्रदान किया गया है। ओके, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने असैन्य कर्मियों के प्रशासन, दक्षता और कल्याण में सुधार के लिए किस वर्ष को नौसेना असैन्य वर्ष घोषित किया है? हाल ही में भारतीय नौसेना ने असैन्य कर्मियों के प्रशासन, दक्षता और कल्याण में सुधार के लिए 2024 को नौसेना असैन्य वर्ष घोषित किया है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे सी केयर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह कोयला खान भविष्य निधि संगठन का एक वेब पोर्टल है। और दूसरा कथन है, इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग द्वारा विकसित किया गया है।
केंद्रीय कोयला खान और संसदीय मामलों के मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक अनुसंधान और विकास संगठन सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस्ड कंप्यूटिंग द्वारा विकसित और डिजाइन किए गए सी केयर्स नाम से 31 जनवरी 2024 को कोयला खान भविष्य निधि संगठन की एक वेब पोर्टल प्रारंभ किया है। तो इस प्रकार जो इसमें दोनों कथन जो है वो सी केयर्स के संबंध में सत्य हैं। ओके, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर किसके द्वारा लिखी गई है? हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर जो है वो संजीव जोशी द्वारा लिखी गई है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने फरवरी 2024 इंटरनेशनल विश्व फेडरेशन की वर्ष की महिला एथलीट का प्रतिष्ठित खिताब जीता है? मणिपुर का गौरव नाओरेम रोसिबिना देवी ने इंटरनेशनल वेसु फेडरेशन की वर्ष की महिला एथलीट का प्रतिष्ठित खिताब जीता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बुर्किना फासो, माली और नाइजर के सैन्य शासनों ने इकोवास से तत्काल बाहर होने की घोषणा की है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह एक क्षेत्रीय समूह है जिसका उद्देश्य पश्चिम अफ्रीका उप क्षेत्र के आर्थिक एकीकरण और साझा विकसित को बढ़ावा देना है। और दूसरा कथन है, इसका मुख्यालय अबुजा नाइजीरिया में है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? इकोवास का फुल फॉर्म जो हो इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट है। ओके, हाल ही में बुर्किना फासो, माली और नाइजर के सैन्य शासनों ने वेस्ट अफ्रीकन ब्लॉक यानी इकोवास से तत्काल बाहर होने की घोषणा की है। इकोवास जो है एक क्षेत्रीय समूह है जिसका उद्देश्य जो पश्चिमी अफ्रीका उप क्षेत्र के आर्थिक एकीकरण और साझा विकास को बढ़ावा देना है। और इसका मुख्यालय जो है वो अबुजा नाइजीरिया में स्थित है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें 1 और 2 दोनों कथन जो है वो इकोवास के संदर्भ में सत्य है। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत में 8 प्रमुख उद्योगों की औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी आईआईपी में सामूहिक भागीदारी 50% से अधिक है। और दूसरा कथन है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम एनएसओ द्वारा मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? भारत में 8 प्रमुख उद्योगों की औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी में सामूहिक भागीदारी जो है वो 40.2% है। 40.2% 40.2% है और ना कि 50% है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय आईएनएसओ द्वारा मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल 2 सही है, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, प्रत्येक वर्ष 2 जनवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। और दूसरा कथन है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 का विषय जो आर्द्रभूमि एवं मानव कल्याण है। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को, ना कि 2 जनवरी को, प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 का विषय जो आर्द्रभूमि एवं मानव कल्याण है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल 2 सही है, तो बी सीधा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का भागीदारी देश है? ऑप्शन है तंजानिया, ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है वियतनाम। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 2 फरवरी 2024 को हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड में 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का हाल ही में किस देश ने भारत को 31 सशस्त्र MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन, हेलफायर मिसाइल और लेजर निर्देशित बम की बिक्री को मंजूरी दे दी है? हाल ही में अमेरिका ने कहा है कि भारत को लगभग $4 अरब में 31 सशस्त्र ड्रोन, मिसाइल और अन्य उपकरणों की बिक्री को मंजूरी दे दी है। इसमें जिसमें जो है 31 सशस्त्र MQ-9 स्काई गार्डियन ड्रोन है और हेल फायर मिसाइल और लेजर निर्देशित बम शामिल है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई थी? सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर जो निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है। यह बदलाव जो पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर और वरिष्ठ क्रिकेटर प्रशासक निरंजन शाह को श्रद्धांजलि के रूप में आया है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रक्षा क्षेत्र के संदर्भ में हाल ही में चर्चा में रहे सर्वत्र क्या है? भारतीय रक्षा क्षेत्र के संदर्भ में सर्वत्र जो है वो एक मोबाइल ब्रिज सिस्टम है। इसके द्वारा जो भारतीय सेनाओं के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करते हुए ब्रिज समाधानों में नवाचार की प्रतीक है। मोबाइल सिस्टम मोबाइल ब्रिज सिस्टम है। ओके, सर्वत्र जो है मोबाइल सिस्टम ब्रिज है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया है। और दूसरा कथन है, इस सूचकांक में भारत विश्व के शीर्ष 100 सबसे कम भ्रष्ट देशों में शामिल नहीं है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार धारण सूचकांक यानी CPI 2023 जारी किया गया है। CPI जो दुनिया भर के 180 देशों और क्षेत्रों को उनकी सार्वजनिक क्षेत्र में के भ्रष्टाचार के अनुमानित स्तर के आधार पर 0 से 100 के पैमाने पर स्कोर करता है। CPI 2023 में भारत जो है वो 180 देशों में से 93वें स्थान पर है और 2023 में भारत का कुल स्कोर जो है वो 39 था, जो 2022 में 40 था। ओके, 2022 में जो भारत का स्कोर जो 40 था, अब वो 39 हो गया है। और 2022 में भारत की रैंकिंग जो थी वो 50वीं रैंकिंग थी, अब 2023 में 93वीं रैंकिंग हो गई है। ओके, तो इसका जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा, जबकि कथन 1 जो है वो सही है। तो इसमें केवल एक सही है, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर राष्ट्रमंडल कानून शिक्षा संघ राष्ट्रमंडल अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया था? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रमंडल कानूनी शिक्षा संघ राष्ट्रमंडल अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन का विषय जो न्याय दिलाने में सीमा पर चुनौती इस सम्मेलन का विषय था। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मसाले और पाक कला संबंधित जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? मसाले और पाक कला संबंधित जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र जो वो 29 जनवरी 2024 से 2 फरवरी 2024 तक कोची, केरल के कोची में आयोजित किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यायमूर्ति रितु बहारी किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? हाल ही में न्यायमूर्ति रितु बहारी जो है उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। इससे पहले वे हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय की वरिष्ठ न्यायाधीश रही है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, हाल ही में अनिल कुमार लोहाटिया को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और दूसरा कथन है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना जो वर्ष 1997 में की गई थी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? हाल ही में रेलवे बोर्ड के पूर्व प्रमुख अनिल कुमार लोहाटिया को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी TRAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना जो वर्ष 20 फरवरी 1997 में हुई थी। तो इसका जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें दोनों कथन जो है वो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के संबंध में सत्य हैं। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो के PDF के लिए टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जो कि लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू सो मच।